नेपाल इन दिनों एक अभूतपूर्व राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है, जहां युवा पीढ़ी जेन जी के नेतृत्व में भड़की जन आंदोलन की लहर ने न केवल देश की सड़कों को हिला दिया, बल्कि सत्ता की गद्दी को भी पूरी तरह बदल दिया। पिछले कुछ हफ्तों में नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिनकी शुरुआत सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और सरकार की कथित भ्रष्टाचार निरोधक असफलताओं को लेकर हुई थी। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन लोकतांत्रिक सुधार और पारदर्शी नेतृत्व की मांग तक पहुंच गया। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की रही, जिन्हें जेन जी प्रोटेस्टर्स कहा गया और जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज बुलंद की। विरोध इतना व्यापक था कि कई बार पुलिस और सेना को तैनात करना पड़ा। इंटरनेट सेवाएं बाधित की गईं और कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन झड़पों में अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1 हुए तक 300 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। मरने वालों में एक भारतीय महिला भी बताई गई, जिससे भारत नेपाल रिश्तों पर भी असर पड़ा है। इस उथल-पुथल के बीच नेपाल की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आया है, खासकर पर्यटन क्षेत्र पर, जो नेपाल की रीढ़ माना जाता है। उसे ओठो 600 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। होटल इंडस्ट्री लगभग ठप हो गई और हजारों विदेशी पर्यटक नेपाल छोड़ने को मजबूर हुए। इस बीच प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा नारा था कि उन्हें एक युवा और ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, जो भ्रष्टाचार और पुराने ढर्रे की राजनीति से बाहर निकलकर देश को नई दिशा दे सके। इसी पृष्ठभूमि में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख, न्यायिक ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सुशीला कार्की ने 12 सितंबर 2025 की रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ ली और उन्होंने ऐलान किया कि मार्च 2026 तक आम चुनाव करवाए जाएंगे, ताकि जनता अपने प्रतिनिधि चुन सके और नेपाल को स्थिर लोकतंत्र की ओर ले जाया जा सके। कार्की का प्रधानमंत्री पद संभालना ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इसने महिलाओं तथा युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। देश की सड़कों पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संसद भवन और कई सरकारी परिसरों को हुए नुकसान की मरम्मत जारी है। कई जगह प्रशासनिक ढांचा कमजोर पड़ गया है और हजारों कैदी जेल से भाग निकले हैं, जिनमें से कई अब तक फरार हैं। सुशीला कार्की को अपनी पारी की शुरुआत ही टूटी हुई संस्थाओं, गुस्साई जनता और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच करनी पड़ी है। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों ने नेपाल में स्थिरता की अपील की है, क्योंकि नेपाल की अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। भारत सरकार ने भी कहा है कि नेपाल की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और हिंसा से बचकर समाधान निकालना जरूरी है। वहीं आम नेपाली नागरिकों की जुबानी देखें तो कोई कहता है कि हमने अब तक सिर्फ खोया है अपने घर, दुकानें, परिवार और उम्मीदें। अब हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमें जीने की वजह दे। कोई और कहता है कि जेन जी की यह लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि वे खुले माहौल में शिक्षा, रोजगार और अभिव्यक्ति की आजादी पा सके। कुल मिलाकर नेपाल इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ नए नेतृत्व की उम्मीद है तो दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियों का पहाड़। और आने वाले महीने तय करेंगे कि सुशीला कार्की और उनकी अंतरिम सरकार इस संकट से कैसे पार पाती है और क्या वास्तव में मार्च 2026 तक पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव करवा पाती है या नहीं, क्योंकि यही कदम नेपाल के भविष्य की दिशा और दुनिया के सामने उसकी छवि तय करेगा।